हेलो दोस्तों, SPV स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स एक चैप्टर है और इसमें हम देख रहे थे आपको कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति को देख रहे थे। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, जितने भी संवैधानिक प्रतिष्ठित पद है वो सब आते हैं, कार्यपालिका के तहत ही आते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही मतलब डिटेल में उसको हम बताए हैं अनुच्छेद वाइज। उसको देखने के बाद हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और याद हो जाएगा 1 से 2 बार देखिएगा तो आइए आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, किस तरह से उनकी कार्यपालिका शक्ति हैं, विधायी शक्ति हैं, सैन्य शक्ति हैं, न्यायिक शक्ति हैं। इन्हीं सब पॉइंट पे हम बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा और आपको BPSC PT हो या BPSC मेंस में कुछ काम करेगा आपको। और जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इसके तो रामबानी सब है चैप्टर, यहाँ से आता ही है क्वेश्चन। हम बहुत से प्रीवियस हम देखे हैं, हर एक जगह क्वेश्चन फंसा है बिहार दरोगा ने इससे, तो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बहुत अच्छा होगा। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति बात करते हैं पहले कार्यपालिका शक्ति की। तो कार्यपालिका शक्ति के तहत जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्ति के तहत जितनी भी नियुक्तियाँ हैं तो सारी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनके कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री समेत प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, कैग, महान्यायवादी या जितने भी आयोग हैं उसका चेयरमैन को नियुक्त करना, इनका कार्यपालिका शक्ति के तहत आता है। तो इसी में कुछ देखते हैं। राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। आपको 79 अनुच्छेद कहता है कि संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। उसके तहत राष्ट्रपति अपने जितने भी कार्य हैं वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से करते हैं। या तो यहाँ पे आपको ये पूछ देगा कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का संचालन अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। 2 तरह से क्वेश्चन फंसाता है, तो अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दे देगा या तो फिर आपको प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से दे देगा। तो आप देख लीजिए कि कार्यपालिका शक्ति पहला हो गया इनका कि राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्य इनके नाम होता है। तो सभी कार्य करेंगे को पॉसिबल अकेले नहीं है, तो अपने जितने भी अधिकारी के नीचे होते हैं वरिष्ठ अधिकारी, उनके सहायता से कार्य को संचालन करते हैं। तो अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है। PM की नियुक्ति करेंगे, साथ ही PM की परामर्श पर, PM की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। कार्यपालिका शक्ति का इनका अधिकार है कि PM की नियुक्ति करेंगे, साथ ही PM की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य नियुक्तियां में हम देखते हैं तो कैग जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में है, कैग की नियुक्ति करना, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की नियुक्ति करना अनुच्छेद 76 में, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना एवं अन्य जो भी चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करना, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना या जितने भी अंतर्राज्यीय परिषद के जो चेयरमैन होते हैं उनका नियुक्ति करना इत्यादि सभी नियुक्तियां इनके कार्यपालिका शक्ति के तहत आता है। तो हमने कार्यपालिका शक्ति को देख लिया कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे, PM की नियुक्ति करेंगे, साथ ही साथ PM की परामर्श पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, कैग की नियुक्ति करेंगे 148 अनुच्छेद के तहत, महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे 76 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे इत्यादि जितने भी हैं, जैसे SC/ST आयोग है उसका चेयरमैन की नियुक्ति करना, या जितने भी जो प्रतिष्ठित हैं, जो संवैधानिक हैं, वो सभी में इन्हीं के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति की जितनी प्रक्रिया है कार्यपालिका शक्ति के तहत अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो पहले मैंने बता दिया, अभी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, कहने का तात्पर्य है कि संसद तीन व्यक्तियों से मिलकर बना है या 3 तत्व से मिलकर बना है। प्रथम राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि संसद के निम्न से कौन अंग नहीं है, तो 3 एक दे देंगे, कोई अन्य दे देंगे, यहाँ फंस जाएंगे अगर नहीं जानते हैं तो संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति की बात हो तो राष्ट्रपति, तो अभी हम देख रहे हैं कि संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति द्वारा सत्र बुलाना, संबोधन करना, लोकसभा का विघटन करना 85 के तहत,
संसद का संयुक्त अधिवेशन करना 108 के तहत, संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, बट संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में फंसाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो बुलाते हैं राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत, और अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का विघटन करते हैं, ये भी इनका विधायी शक्ति के तहत है कि लोकसभा का मंत्रिपरिषद की सलाह पे विघटन कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। तो हमने देख लिया पहला पॉइंट विधायी शक्ति में कि राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा सत्र बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है, लोकसभा का विघटन किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे 108 के तहत। यहाँ पे एक देख रहे हैं कि संबोधन करते हैं। तो जब भी चुनाव होता है, आम चुनाव, तो उसका जो पहला सत्र बैठता है उसमें संबोधन ही करते हैं, या फिर जो मतलब न्यू ईयर होता है आपको उसमें पहला संबोधन ही करेंगे। बाकी जगह पे संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं जब कोई मतभेद होता है, किसी बिल पे अगर मामला फंसता है कि राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, या लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास कर पा रहा है, उससे दरमियानी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं 108 के तहत, और बुलाते हैं राष्ट्रपति, बैठक करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखते हैं साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से जुड़े जो 12 व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ये भी इनका विधायी शक्ति के तहत आता है। तो साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करना। तो एक क्वेश्चन भी आपको पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 व्यक्तियों को किया जाता है, जिसमें विशेष उनका कार्य होता है, सामाजिक कार्य, या कोई विशेष कला जानते हैं, कुछ साहित्य, कुछ अच्छा समाज के लिए लिखे, देश के लिए लिखते हैं, उनको दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कोई अच्छा कर रहे हैं उनको 12 व्यक्तियों को, वैसे 12 व्यक्तियों को देश से नियुक्त किया जाता है राज्यसभा के लिए। संसद के परामर्श से संसद सदस्यों की निहत्ताओं की जांच करेंगे, इनका विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति संसद के परामर्श से संसद सदस्यों को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, उनकी निहत्ताओं को जांच करेंगे, विचार करेंगे इस पर, या निर्णय ले सकते हैं। अगर निर्णय लेना हो तो संसद से परामर्श लेंगे किसी भी मेंबर पे। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी का आपको संविधान में जिक्र है। वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 में है। इसको आप बजट कह सकते हैं शॉर्ट में, और बजट का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। क्वेश्चन कभी पूछता है कि इस शब्द का संविधान में जिक्र नहीं है, तो एक बजट ऑप्शन में रहेगा, आपको उसको जिक्र नहीं है। बजट की जगह पे आपको वार्षिक वित्तीय विवरण उसको कहा जाता है, जो अनुच्छेद 112 में है। कई की रिपोर्ट की जाँच करना, कई की रिपोर्ट वित्त आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट राष्ट्रपति के नाम से पेश होगा। ये आपका इनका विधायी शक्ति के तहत इनका शक्ति प्राप्त है कि जो भी है संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, कैग का रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के नाम पर पेश करना होगा, इन्हीं के नाम से पेश होगा। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। तो हमने देख लिया कि विधायी शक्ति में राष्ट्रपति क्या क्या होता है। तो विधायी शक्ति में क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा सत्र बुलाया जाता है, इनके द्वारा संबोधन किया जाता है, सत्रावसान किया जाता है, लोकसभा विघटन किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, बट अध्यक्षता को लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा में जो भी योगदान देते हैं उनको 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करना इनका विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, कैग की रिपोर्ट, वित्त आयोग का रिपोर्ट, जो भी होगा सब राष्ट्रपति के नाम पे होगा। ये सारे पॉइंट इनके विधायी शक्ति के तहत आते हैं। आगे देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी धन संपत्ति से संबंधित होगा, सारा इनको वित्तीय शक्ति का अधिकार प्राप्त है कि उसको आयोग के चयन की नियुक्ति करे, या उसके बारे में कुछ अपना विचार। एक होता है धन विधेयक की चर्चा आपको अनुच्छेद 110 में मिलता है। 110 117 वित्त विधेयक, 110 धन विधेयक, 117 वित्त विधेयक। यहाँ धन विधेयक की बात कर रहा है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वही बजट, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कहता है कि धन विधेयक जो भी होता है, धन विधेयक मान लें कि क्वेश्चन ऐसे फंसाता है धन विधेयक से कि धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और यहाँ पे एक और फंसाता है कि धन विधेयक है जो इसको पेश, सबसे पहले इस पर राष्ट्रपति से अनुमति ले लिया जाता है, तब इसको पेश किया जाता है। धन विधेयक हो गया या फिर आपको संविधान संशोधन बिल हो गया, इस सब पर राष्ट्रपति से पूर्व में सहमति ले लिया जाता है, तब इसको पेश किया जाता है। और सर्वप्रथम धन विधेयक लोकसभा में पेश होगा। ये भी आपका कंडीशन है कि लोकसभा में से पेश होगा, और इसको जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो इसको फैसला करें कि धन विधेयक है या नहीं। तो कहता है कि धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इनका वित्तीय शक्ति से संबंधित इनका एक कार्य है।
आगे देखते हैं न्यायिक शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति का मतलब है कि अगर कोई अपराधी है, कोई अपराध करता है, तो उसको ये अपना इनको क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। कितना होगा, कोई जघन्य अपराध कर देगा ना, तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो अनुच्छेद 72 के तहत सजा को माफ़ कर सकते हैं, या फिर उसको कोई क्या जीवन कारावास हो गया उसको समय कम कर सकते हैं, या किसी को मृत्युदंड हो गया उसको या जीवन कारावास में बदली करवा सकते हैं। तो आइए इसी को डिटेल देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनको नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो नियुक्ति संबंधित यहाँ पे जब न्यायालय में करेंगे तो नियुक्ति संबंधित यहाँ भी एक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान में आप याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का न्यायिक शक्ति के साथ है, क्योंकि न्यायिक अधिकारी लोग होते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी विधि के प्रश्न पर सलाह लेंगे। 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, बट मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन आपको बार बार फंसाता है ऑब्जेक्टिव पे जब सेट बनेगा, तो कि बोलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो क्या उनके लिए मानना बाध्य है? तो मानने के लिए बाध्य नहीं है, मांगने के लिए स्वतंत्र है कि मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 तक मांगने के लिए वो स्वतंत्र है। अगर विधि के प्रश्न पर कोई मतभेद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से या मांगेंगे विचार, अपना सलाह मांगेंगे, और ये मानने के लिए, परंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो याद रखिएगा, बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि के प्रश्न पर सलाह लेंगे, परंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध किसी व्यक्ति को मिली सजा को, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास इत्यादि जैसे गंभीर सजा को भी क्षमादान के तहत अनुच्छेद, आप यहाँ लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकते हैं। और राष्ट्रपति उस सजा को प्रतिलंबन, विराम, परिहार, मृत्युदंड का स्थगन, राहत एवं माफ़ी प्रदान कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अपराधी के रूप में अगर न्यायालय उसको सिद्ध कर देता है तो राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो 72 अनुच्छेद के तहत उसको क्षमादान कर सकते हैं। तो विभिन्न रूप में इस तरह से हम देख सकते हैं, क्षमादान है, लघुकरण है, परिहार है। तो आइए इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन फंसाता है बिहार दरोगा में, आपको तो ध्यान रखिएगा। क्षमादान का मतलब है कि दोषी व्यक्ति दंड से मुक्त हो जाएगा। क्षमादान जैसे कितना भी जघन्य अपराध कोई कर सकता है, कोई खून कर दिया या कोई मतलब किडनैपिंग किसी को कर लिया, उसको सजा मिल गया कि मृत्युदंड देना है, या उसको सजा मिल गया कि आजीवन कारावास रहना है, तो उसको क्षमादान के तहत उसको मुक्त कर सकते हैं। क्षमादान का मतलब है कि राष्ट्रपति ने उनके सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, उसको अब कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो दोषी व्यक्ति को दंड से पूर्णतः मुक्त कर देना, यहाँ पूर्णतः होना चाहिए था, पूर्णतः मुक्त कर देना, मतलब जितना भी अपराध इस पे था सब खत्म हो गया। लघुकरण करना देखेंगे। तो लघुकरण में क्या होता है कि किसी भी दंड के स्वरूप को बदलकर या परिवर्तन कर छोटा कर देना, यही लघुकरण हो गया। तो राष्ट्रपति लघुकरण, जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिल जाए, किसी न्यायालय द्वारा मृत्युदंड मिल जाए तो उसको छोटा करके या परिवर्तन करके उसको आजीवन कारावास कर देंगे। आजीवन कारावास में राष्ट्रपति बदल सकते हैं। तो लघुकरण का मतलब कि जो आपका जो सजा मिला है उसमें परिवर्तन कर देना। तो लघुकरण के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिल जाएगा तो उसको लघुकरण करके आजीवन कारावास में बदल देंगे। इसी को लघुकरण कहते हैं, दंड के स्वरूप को बदलकर छोटा कर देना। आगे कहता है कि परिहार का मतलब सजा का समय कम कर देना। यहाँ बदलना नहीं है, परिवर्तन करना, समय को कम कर देना है। यहाँ सीधे बोला गया कि लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर छोटा कर देना, दंड के स्वरूप उसको बदल देना। जैसे मृत्युदंड था उसको आजीवन कारावास में कर दिया। यहाँ बोलता है परिहार, सजा का समय कम कर देना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कांड के लिए या किसी अपराध के लिए 10 साल की सजा मिलती है, 10 साल की सजा मिलती है, तो राष्ट्रपति इसे 5 साल में बदल देंगे। 5 साल कर सकते हैं कि नहीं, 10 साल है उसको 5 साल में करने का अधिकार है, परिहार के तहत आता है। तो परिहार हमने देख लिया। आगे देखते हैं विराम। विराम में कोई भी सजा मिला है उसको अगर विशेष कुछ परिस्थिति हो जाती है तो उसको समय अवधि कम कर दी जाती है। मान लीजिए कि कोई अगर महिला है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल में बंद है और वो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, या कोई मान लीजिए कि महिला का परसों होना है, प्रेग्नेंट होना है, तो वो महिला को समय को कम कर दिया जाता है। तो विराम में ही होता है, विशेष परिस्थिति में, किसी भी विशेष परिस्थिति में सजा का समय
को कम कर देना, सजा के समय में कमी करना। मतलब कोई बीमारी से ग्रसित हो गया, या मतलब कोई महिला है प्रेग्नेंट है, तो उसको मान लीजिए कि अगर उसको साल भर की सज़ा मिला हुआ है, 1 साल का सज़ा मिला हुआ है, तो अगर प्रेग्नेंट है तो उसको समय कम कर दिया जाएगा, 8 महीना 7 महीना जितना भी हो इतना कर दिया जाएगा। तो इसको कहता है कि विशेष परिस्थितियों, कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होता है, उस समय सजा के समय को कम कर दिया जाता है। आगे देखते हैं प्रतिलंबन। इसके तहत किसी भी सजा के अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। यानी किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है और उसको बताया कि आने वाला 1 महीने बाद इसको फांसी दिया जाएगा, तो मृत्युदंड पाए व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत याचना जाता है कि हमको माफ़ कर दीजिए, तो इस पर रोक लगा देंगे। प्रतिलंबन, रोक लगा सकते हैं कि मृत्युदंड नहीं इसको दिया जाए जब तक हम आदेश नहीं देते हैं। तो यही प्रतिलंबन हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इसको एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत न्यायिक शक्ति के तहत इनको अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान में जैसे राष्ट्रपति उस सजा को प्रतिलंबन करना, विराम में परिहार कर देना, मृत्यु दंड को स्थगन कर देना, राहत और माफ़ी प्रदान करना। इसमें पहला है क्षमादान। क्षमादान में दोषी व्यक्ति जो भी है उसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है और सभी सजा को समाप्त कर दिया जाता है। लघुकरण में होता है कि किसी को अगर मृत्युदंड मिल जाए तो उसको लघुकरण करके परिवर्तित करके उसको आजीवन कारावास में बदल देंगे राष्ट्रपति। परिहार मतलब होता है कि सजा का समय कम करना। किसी भी मान लीजिए कि किसी को अगर 10 साल की सजा मिलता है तो उसको कम करके 5 साल कर देंगे। विराम होता है कि विराम लगा देंगे किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई बीमारी हो गया या कोई मतलब महिला प्रेग्नेंट है, उस दरमियान सजा को कम करके उसको जल्दी से निकाला जाता है। प्रतिलंबन इसके तहत किसी भी सजा पाए व्यक्तियों को मान लीजिए मृत्युदंड मिला हुआ है किसी को, तो उसको उस पर रोक लगा देंगे। मृत्युदंड अगर मिला हुआ तो जब तक कि नहीं बोलेंगे फिर आपको मृत्युदंड उसको नहीं दिया जाएगा, फांसी नहीं दिया जाएगा। तो मृत्युदंड अगर मिलता है तो इस पर रोक लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है प्रतिलंबन के अनुसार। सबसे आगे देखते हैं आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के तहत 3 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। वो 3 अनुच्छेद में वर्णन किया गया संविधान में। पहला कहता है कि 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। दूसरा कहता है 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा। तीसरा कहता है कि 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगेगा पूरे देश में। तो आइए इसी को हम समझते हैं। तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के तहत अगर फर्स्ट हम देखें तो अनुच्छेद 352 में कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जा सकता है। संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। भारतवर्ष में कब कब और किस वर्ष में और क्यों लगाया गया था। तो 300 राष्ट्रीय आपातकाल की बात प्रथम बार करें तो प्रथम बार 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था, भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था, तो भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उस टाइम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो प्रथम राष्ट्रपति भी भारत के रह चुके हैं। और 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 में, और एक जब आप सुने होंगे कि बिहार की धरती से 1975 में जब जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम में इंदिरा गांधी की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम इमरजेंसी लगाया गया था। तो इन्हीं 3 वर्षों में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अधिकतम राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लगाया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल संसद के अनुमोदन पर बढ़ाया भी जा सकता है समय समय पर। तो हमने बात कर लिया राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, 1962, 71 और 75 में। तो यही 3 आपको ऑप्शन में दे देंगे कि बोले एक और अन्य वर्ष दे देंगे और बोले कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। तो अगर आप ध्यान रखते हैं 1962, 71, 75 को, तो गलती आपको नहीं होगी। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और प्रथम बार 62 में लगा, दूसरा बार 71 में, 75 में, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। आगे कहता है कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। जब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का, जो भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं भी अगर प्रशासनिक तंत्र विफल होता है या संविधान के विपरीत चलता है या संविधान का अतिक्रमण करते हुए नजर आता है, तो वहाँ पे राज्यपाल के अनुशंसा पे राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन एक यहाँ से आपको क्वेश्चन करें, सर्वप्रथम बार भारतवर्ष में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो आप पेशु पंजाब याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन होगा। प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्रथम बार किस राज्य में भारत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो पंजाब में लगाया गया था। तो मैक्सिमम अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो मैक्सिमम आप 6 माह तक राष्ट्रपति शासन की
प्रथम बार 6 माह के लिए लग सकता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक, मैक्सिमम आपको 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन आपको लग सकता है मैक्सिमम। तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा। जब प्रशासनिक या संवैधानिक के तंत्र विफल हो जाएगा तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। अनुच्छेद 360 में कहता है कि वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360 में है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक सुखद है, अभी तक हम लोग के लिए, भारत के लिए बहुत ही मतलब गौरवपूर्ण है कि मतलब अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आप इसको याद रख सकते हैं अनुच्छेद 22 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। तो अभी तक पूछेगा क्वेश्चन कि अब तक भारतवर्ष में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, तो आप याद रखें कि अभी तक नहीं कभी लगाया गया है। और क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा गलत होने की प्रबल संभावना होती है जानकारी के अभाव में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 352 में राष्ट्रपति शासन जो 3 बार अभी तक लग चुका है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में और बिहार से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है किसी भी कीमत में। आपके सभी अधिकार जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। तो 19 से 21 जो अनुच्छेद के तहत जो मिला हुआ है, तो सॉरी 20 और 21 के तहत उसको निलंबन नहीं करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन, और इसमें मैक्सिमम 3 वर्ष के लगा सकते हैं। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। 360 वित्तीय आपातकाल कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। सैन्य शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति होते हैं, जल थल और वायुसेना का अध्यक्ष या सेनापति कह लीजिए राष्ट्रपति होते हैं। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार जल थल वायु सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, या सर्वोच्च जो सेनाओं का प्रमुख कमांडर कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। संसद की अनुमति पर राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुमति पर युद्ध एवं शांति की घोषणा भी कर सकते हैं। अगर युद्ध चल रहा है तो शांति की घोषणा कर सकते हैं। अगर युद्ध की स्थिति पैदा होता है तो संसद के अनुमोदन पे युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और शांति के लिए भी अपील कर शांति की घोषणा कर सकते हैं। तो हमने देखा सैन्य शक्ति में कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं। 1953 के साथ जल थल वायुसेना के अध्यक्ष होते हैं। संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध की शांति और युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको विटो शक्ति। विटो शक्ति में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन फंसाता है कि कौन सा विटो शक्ति 3 तरह के होते हैं। आत्यांतिक विटो होते हैं, निलंबनकारी होते हैं, और एक होता है आपका पॉकेट विटो। तो पॉकेट विटो के बारे में बताएंगे। प्रथम राष्ट्रपति कौन से प्रयोग किए थे। तो विटो शक्ति, राष्ट्रपति को 3 तरह की विटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति 3 तरह की विटो शक्ति प्राप्त है। एक है आत्यांतिक विटो, दूसरा है निलंबनकारी विटो, और तीसरा है आपका पॉकेट विटो। तो आत्यंतकारी विटो में होता है किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देते हैं, किसी भी विधेयक पर अनुमति नहीं देते हैं, नहीं देना, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देना, अर्थात विधेयक अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और इसको समाप्त समझा जाता है। और जो विधेयक समाप्त हो जाता है आत्यांतिक विटो में होता है कि कोई विधेयक है उस पर अनुमति नहीं देते हैं और अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, इसीलिए इसको समाप्त समझा जाता है। तो कहता है आत्यांतिक विटो में कि किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देना, अर्थात विधेयक अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है। अब कोई अनुमति यस या नो के नहीं देते हैं तो वो अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसको समाप्त समझा जाता है या समाप्त हो जाता है। दूसरा है निलंबनकारी विटो। निलंबनकारी विटो में कहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक जो होता है संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। संसद राष्ट्रपति जो होते हैं, कोई भी विधेयक आता है तो उसको संसद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। कुछ कमी रह जाता है कि तो बोलते हैं संसद को इसमें सुधार कर दिलाइए, ये कमी रह गया है। विटो को देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार तो लौटाना, ये शक्ति इनको प्राप्त है कि उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। आगे है पॉकेट विटो। पॉकेट विटो में होता है कि राष्ट्रपति कोई विधेयक पर राष्ट्रपति ने तो सहमति देते हैं और नहीं अस्वीकृत करते हैं, अर्थात अपने पास अनिश्चित काल के लिए वो सुरक्षित रख लेते हैं। तो पॉकेट विटो में कहता है, पॉकेट में रख लेते हैं अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित। तो कहता है कि पॉकेट विटो के तहत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर न तो कोई सहमति देना और न ही लौटाना, न ये सहमति देते हैं न ही लौटाते हैं संसद के पास पुनर्विचार के लिए और न ही अस्वीकृत करते हैं। मैंने कहने का मतलब साफ स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है तो न उसमें कोई सहमति देते हैं यस या नो के, न ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और न ही अस्वीकृत करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकृत नहीं करते हैं। उस सीधे अपने पास रख लेते हैं अनिश्चित काल के लिए। तो अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। आप ज्ञानी जैन सिंह ने प्रथम प्रयोग किए थे
डाक संशोधन बिल में, विधेयक में इसको पॉकेट बिटों के तहत अपने पास सुरक्षित रखते हैं अनिश्चित काल के लिए। तो हमने देखा कि बिटो शक्ति 3 तरह के होते हैं। अत्यंतिक बिटो, जिसमें किसी विधेयक पर राष्ट्रपति न सहमति देते हैं, अनुमति नहीं देते हैं, अर्थात उसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं और वो समाप्त समझा जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि अत्यंतिक बिटो में भी अपने पास सुरक्षित रखते हैं, यहाँ भी सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अत्यंतिक बिटो का था कि किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देना, अर्थात विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, तो यहाँ समाप्त समझा जाता है, समाप्त हो जाता है, जिससे विधेयक समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर कहते हैं पॉकेट बिटो में कि न राष्ट्रपति न तो कोई सहमति देते हैं, न ही अस्वीकृत करते हैं और नहीं लौटाते हैं संसद को, अर्थात अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। और एक बीच में था कि निलंबनकारी बिटो, निलंबनकारी बिटो में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए मतलब संसद के पास भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा राष्ट्रपति का सभी शक्तियाँ। आओ देख लेते हैं कुछ राष्ट्रपति संबंधित अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। और बिहार दरोगा भी एक दो क्वेश्चन ऐसे फंसा हुआ है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति का वेतन की बात करें तो एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और रेलवे का एग्जाम में। तो वर्तमान में 5 लाख है राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता के रूप में 5 लाख रुपया वर्तमान में मिल रहा है। और इसमें एक जानने योग्य बात यह है कि ये टैक्स मुक्त होता है। जो राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है भारत में और प्रथम नागरिक हैं, इसके नाते इनको टैक्स नहीं लिया जाता है और 5 लाख रुपये इनको वेतन और भत्ते के बदले दिया जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति कौन है? तो सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं, जो प्रथम देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनको 12 साल रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 1950 से लगातार 12 वर्ष तक रहे थे, लगातार 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। 1950 से 62 तक एक आया था और 1946 में 1946 के मेंस में आया था। 1946 दौरान के मेंस में कि निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे, या तो फिर आता है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा आपको कि एक पूछा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति जो कभी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। और एक आया कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध चुने गए थे और कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे। आगे कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो एक आपको जाकिर हुसैन हो जाएंगे। अब इनको जाकिर हुसैन को अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनका सबसे कम कार्यकाल भी राष्ट्रपति के रूप में रहा है। तो इनसे और एक क्वेश्चन देख लेंगे आगे। भारत का राष्ट्रपति जो बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं, दो ऐसे राष्ट्रपति हैं। एक 14वां राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद 14वां राष्ट्रपति थे जो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले। और जाकिर हुसैन थे जो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, जो बिहार से ही थे और इनकी मृत्यु पद पे रहते हुए थी जाकिर हुसैन की। इसलिए क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वें राष्ट्रपति हैं। उनको विरोधी के रूप में यशवंत सिन्हा को पराजित किया था। आगे कहा था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन जुड़े थे, तो बीबी गिरी राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन के आंदोलन से जुड़े हुए थे। ट्रेड यूनियन पूछेगा आपको कि ट्रेड यूनियन से संबंधित कौन सा राष्ट्रपति है या ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा राष्ट्रपति है, तो आपको बीबी गिरी हो जाएंगे। आगे कहा था कि मुख्य न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति का कार्य किया, कौन सा मुख्य न्यायाधीश थे उनको जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उनको मौका मिला, तो राष्ट्रपति के रूप में काम कर जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे जिनको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें राष्ट्रपति कार्य करने का मौका मिला। ऐसे बहुत कम लोग को मिलता है। तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था, तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन क्योंकि इनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गया था और कार्यकाल में हो गया था। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ देख ली हैं और आप लोग 3 मिलाकर 3 वीडियो हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि 3 वीडियो देख लीजिएगा। हम तो यही आपसे कहेंगे 3 वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको दरोगा बनने के लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको नोट में लिखे हैं। राष्ट्रपति पर जो संसद महाभियोग चलाता है अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति संसद और महाभियोग चलता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी शुरू हो सकता है। जो महाभियोग चलता है एक ऐसी प्रक्रिया है, तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है सेट में कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है वो कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसलिए आप इसको याद रखिएगा, इसको भी आज समझ करके। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग
जो होता है वो कैसी प्रक्रिया है। संसद द्वारा जो महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप से समझ में आया होगा। और 3 वीडियो देख लीजिएगा, तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, पीटी या कोई भी अदर एग्जाम है, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा और इससे टफ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप से समझ में आएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।